परेशान भी हो जाती है। अगर उसके चाचा को पता चल गया कि वह शादी करने वाली है तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह अभी के लिए अपने चाचा को नहीं बताती है और अगले दिन बात करने की सोचती है, लेकिन तभी उसके चाचा उसके कान पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, वैसे मेरी प्यारी भतीजी, मैंने एक उड़ती हुई खबर सुनी है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? जब अनन्या यह सुनती है तो वह तुरंत अपना सर नीचे कर लेती है। वह थोड़ी सी शर्माई हुई भी थी और थोड़ी सी परेशान भी थी। वह कुछ भी नहीं कहती है। यह देखकर वह आदमी अपना सर हिलाता है और अनन्या के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बच्ची, तेरी जिसमें खुशी है तू वो कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अगर तुम ये शादी किसी दबाव में कर रही हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यह शादी नहीं करने दूंगा। जब अनन्या ये सुनती है तो वह बहुत ही शर्मा जाती है, बहुत। वह तुरंत कहती है, नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल उस लड़के से जब मैं पहली बार मिली थी तभी एक तरह का कनेक्शन महसूस हुआ था, लेकिन पता नहीं वह क्या था। खैर, वह इतना भी बुरा नहीं है। वह अपने चरित्र का पक्का है, ताकतवर भी है और सबसे जरूरी बात, बहुत ही सुंदर है। जब वह व्यक्ति अनन्या को किसी की इस तरह से तारीफ करते हुए देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। उसने अपनी इस भतीजी को कभी भी किसी लड़के की तारीफ करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज वह किसी लड़की की इस तरह से तारीफ कर रही है। जरूर सामने वाले में कोई खास बात होगी। वे तुरंत पूछते हैं, ऐसी बात है तो फिर क्या तुम उससे मुझे मिला सकती हो? और उसका नाम क्या है? वह किस परिवार से है? और उसका बैकग्राउंड कैसा है? जब अनन्या इतने सारे सवालों को सुनती है तो वह अपनी आंखों को घुमाती है और अपना मुंह बनाते हुए कहती है, उसका नाम ईशान सिंह है और वह पता नहीं किस परिवार से है। वह मुझे जंगल में घायल मिला था, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर है। उसका बैकग्राउंड पता तो नहीं है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वह बहुत ही ताकतवर बैकग्राउंड से था, लेकिन उसे अपने किसी करीबी ने धोखा दिया और वह इस हालत में पहुंच गया। जब वह बूढ़ा आदमी यह सुनता है तो वह भी सोच में पड़ जाता है। वह अनन्या की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम मुझे अपने सुंदर प्रेमी से मिलवाने ले जा सकती हो? जब अनन्या अपने चाचा भरत के शब्दों को सुनती है तो वह तुरंत शर्मा जाती है। वह अपने चाचा के शरीर पर हल्के से मारते हुए नखरे दिखाती है और कहती है, चाचू, आप भी मुझे परेशान कर रहे हो। वह पहले यहीं पर था, लेकिन परसों के दिन ही वह उस पहाड़ी पर रहने के लिए चला गया है। कह रहा था कि वह अपनी होने वाली पत्नी के घर पर शादी से पहले नहीं रुक सकता। जब वह बूढ़ा आदमी यह सुनता है तो वह भी हाँ में अपना सर हिलाता है। सामने वाला सच में चरित्र का पक्का तो है। वह पहाड़ी की ओर देखता है और फिर अनन्या के साथ उस दिशा में बढ़ जाता है। दूसरी ओर यशोवन साम्राज्य के जहाज पर भानुवन अपनी अय्याशी में लगा हुआ था। तभी बाहर दो सिपाही प्रकट होते हैं जो कि वही सिपाही थे जिन्हें उसने अनन्या के बारे में पता करने के लिए भेजा था। भानुवन कुछ देर के बाद अर्धनग्न बाहर आता है, उन दोनों को बोलने का इशारा करता है। उनमें से एक अपना सर झुकाता है और कहता है, मास्टर, मिस अनन्या के बारे में हमने तीनों शहरों में पता किया। वे इस वक्त पिंडी शहर में है और अपने परिवार के कामारी व्यापार दल को संभाल रही हैं। जब भानु यह बात सुनता है तो वह मुस्कुरा देता है। वह कहता है, तो तुम यहाँ पर भाग कर आई हो, लेकिन कहां पर भागोगी? अंत में हाथों में तो मेरे ही गिरोगी। जब वे दोनों यह सुनते हैं तो वे हल्के से कांप जाते हैं। अभी तक उन्होंने पूरी खबर नहीं दी थी और अगर वे अब बुरी खबर सुनाएंगे तो फिर उनकी मौत पक्की है। लेकिन उनमें से एक हिम्मत कर आगे बढ़ता है और कहता है, यंग मास्टर मिस अनन्या की शादी की खबर पूरी पिंडी सिटी में फैल गई है और वे किसी व्यक्ति से अगले महीने शादी करने वाली है। इस बात की खबर पूरी पिंडी सिटी में फैली हुई है और कई सारे मिस अनन्या के चाहने वालों ने उस व्यक्ति के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश की। उनमें इस इलाके का ऑनवर लॉर्ड भी शामिल था, लेकिन वह भी उस लड़के का कुछ नहीं कर पाया। जब अचानक से भानु अपने रंगीन सपनों पर अंकुश लगता हुआ पाता है तो वह सच में गुस्सा हो जाता है। वह उस व्यक्ति की ओर देखता है। अगर यह मुख्य भूमि होती तो वह सच में इस व्यक्ति को मार देता, लेकिन यहाँ पर वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर वह वैसे ही अपने कम साथी लाया था। उनमें से भी वह किसी को गुस्से में मार नहीं सकता था। वह फिर भी अपना गुस्सा दिखाते हुए कहता है, तो फिर यहाँ पर वापस क्यों आ गए? जाओ और जाकर उस लड़के के बारे में पता करो। साथ ही पूरे के पूरे क्षेत्र में खबर फैला दो कि यशोवन साम्राज्य के राजकुमार घूमने के लिए आने वाले हैं। यह कहकर वह सभी को भेजने ही वाला होता है कि वह बूढ़ा आदमी, जो कि इन दिनों चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, अपनी आंखों को खोलता है। वह कहता है, माफ कीजिए यंग मास्टर, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा पर मेरी नजर है और अगर आप इस तरह का कदम उठाएंगे तो दुश्मनों को पता चल जाएगा। जब भानु यह सुनता है तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह इस बूढ़े आदमी को नाराज नहीं कर सकता था। वह उन दोनों को उस बूढ़े आदमी के अनुसार भेज देता है और वापस से कमरे में चला जाता है। अंदर से चीखने की आवाज आती है और फिर शांत हो जाती है। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी अपना सर हिलाता है और अपने गुस्से को दबा लेता है। वह सच में अगर इस लड़के को मार सकता तो अब तक कई बार मार चुका होता। बहरहाल अनन्या और भरत दोनों ही जल्दी उस शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां से उनकी नजरों में जल्दी ही एक बांस का बागीचा आता है। इस बांस के बागीचे के बीच में एक पगडंडी बनी हुई थी। अनन्या भी इस दृश्य को देखकर हैरान थी। वह पहले भी इस जगह पर आई थी, लेकिन उसने पहले इस तरह का दृश्य नहीं देखा था। वह अपने चाचा के साथ आगे बढ़ती है और वे दोनों ही जैसे ही उस बागीचे में प्रवेश करते हैं उन्हें एक सुंदर और मनोरम सुगंध आती है। यह सुगंध ईशान के द्वारा उगाए गए औषधीय पौधों की थी। साथ ही वे आसपास ऊर्जा के घनत्व में वृद्धि को महसूस कर सकते थे। जब अनन्या के चाचा ये देखते हैं तो वे तुरंत अपने आसपास का नजारा ध्यान से लेते हैं और पाते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन तो है, लेकिन यह जो फॉर्मेशन है वह सबसे मजबूत कही जाने वाली प्राकृतिक फॉर्मेशन है। वे अब इस लड़के से मिलने के लिए और भी जिज्ञासु हो जाते हैं। वे उस सुंदर पगडंडी से होते हुए एक दरवाजे के आगे पहुंच जाते हैं, जिसके भीतर वे दो कुटिया देख सकते थे, जिनमें से एक बड़ी और एक छोटी थी। साथ ही पास में एक तालाब था जिसमें कमल के पुष्प और मछलियां थीं। उस तालाब से कुछ दूरी पर एक मेज और आसन बना हुआ था।
जो कि एक बांस की बनी हुई छतरी के नीचे था। इस दृश्य को देखकर उनके मन में केवल वह दृश्य आता है जहां पर कोई बूढ़ा योद्धा, जो कि बहुत ही ताकतवर होता है, एकांत में रहता है। जो ताकतवर योद्धा होते हैं वे एकांत में रहने के लिए इस तरह की कुटियाओं का निर्माण करते हैं। वह अनन्या की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम्हारा यह होने वाला पति कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं है? अनन्या भी यह सुनकर सोच में पड़ जाती है। दरअसल अगर कोई योद्धा बहुत ही कम उम्र में महावीर स्तर को पार कर लेता है तो उसे अगले 70 साल की जिंदगी केवल जवान अवस्था में ही काटने का मौका मिल जाता है, लेकिन उसकी उम्र फिर से गिरने लगती है। अनन्या का कंफ्यूजन भरा चेहरा देखकर वह बूढ़ा आदमी तय करता है कि वह इस लड़के का हड्डी चेकअप भी करने वाला है। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें योद्धा की हड्डी की जांच कर उसकी उम्र को ज्ञात किया जाता है। इस वक्त उनकी नजर ईशान पर जाती है, जो कि मेज पर बैठा हुआ कागज पर कुछ लिख रहा था, लेकिन उसके हाथ की पेन थोड़ी अलग दिख रही थी। वह इस वक्त अपनी कलम को रोकता है और दरवाजे की ओर देखता है। उसे पहले ही पता चल गया था कि कोई आ रहा है। वह कहता है, तो आज पत्नी साहिबा का यहाँ पर कैसे आना हुआ? क्या आपको मेरी याद सता रही थी? जब अनन्या ईशान की इस तरह की बातों को सुनती है तो वह बहुत ही शर्मा जाती है। वह इतनी शर्मा जाती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से किसी टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वह अपने चाचा की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वहीं पर भरत 2 बार खांसता है। जब वह ऐसा करता है तब जाकर ईशान उस पर ध्यान देता है, और जब वह किसी बुजुर्ग को खड़ा हुआ पाता है तो वह भी हल्का सा शर्मा जाता है और उसकी खांसी निकल जाती है। अनन्या इस माहौल को ठीक करने के लिए तुरंत हिम्मत कर ईशान की पहचान कराते हुए कहती है, चाचा जी ये है ईशान, मेरा मंगेतर, और ईशान ये है मेरे चाचा जी जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोषकर बड़ा किया है। वह ईशान की ओर देखते हुए अपने दांत जरूर भींचती है। इस लड़के की वजह से उसे इतना शर्मिंदा होना पड़ा। ईशान जब अनन्या की बात सुनता है तो वह भी शर्मा जाता है। वह दरअसल अपनी ताकत का उपयोग अभी तक भी सही से नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया जारी है और कम से कम अगले 7 दिन और लगने वाले थे, तब जाकर वह अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल कर पाएगा। वह तुरंत खड़ा होता है और अनन्या के चाचा के सामने प्रकट होता है। वह उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, नमस्कार चाचा जी, माफ कीजिए आपको ये सब। भरत अपना हाथ पीछे करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम जवान लोगों में तो ये सब चलता है। खैर, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और साथ ही मैं तुम्हारा अस्थि परीक्षण भी करने वाला हूँ। मैं अपनी प्यारी भतीजी को यूं ही किसी के हाथ में नहीं दे सकता हूँ। जब ईशान ये सुनता है तो वह विरोध नहीं करता है। आखिर भला कोई बिना जांच परख के यूं ही अपने घर की बेटी को किसी के हवाले थोड़ी कर देगा। लेकिन अगर अनन्या के पापा आते तो उसे ज्यादा खुशी होती। बहरहाल वह उस बूढ़े आदमी को अपने घर में बुलाता है। भरत भी ईशान के घर को देखकर हैरान होता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर सामान्य भाव ही रखता है। ईशान के घर की वास्तुकला में हल्का सा चीनी और जापानी तरीका भी था, जिस वजह से वह घर थोड़ा सा अलग था, लेकिन इससे उसकी सुंदरता कम नहीं हुई थी बल्कि और भी बढ़ गई थी। वह बूढ़ा आदमी ईशान को देखता है और फिर उसके पीछे पीछे चल देता है। ये लड़का दिखने में बहुत ही सुंदर है और ये मेरी भतीजी के साथ बिल्कुल ही तालमेल बना सकता है। हंस, मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि वे इतने साफ सच को देख क्यों नहीं पा रहे हैं। अनन्या उनके लिए बस एक जरूरत है। जैसे ही अनन्या गई, शाही परिवार रुद्र परिवार पर हमला करने से पहले सोचेगा भी नहीं। लेकिन पता नहीं ये बात इन लोगों की समझ क्यों नहीं आती है। वह मन ही मन में सोच रहा था। उसे पहली नजर में तो ईशान बहुत ही पसंद आया था, इतना पसंद कि उसे वह अपनी भतीजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा है। ईशान उन दोनों को जल्दी ही मेज के पास लाता है और 2 आसनों पर उन्हें बिठाता है। वह इस वक्त ऊर्जा के समझने की कोशिश ही कर रहा था और इसके लिए वह ऊर्जा उपयोग के कई सारे रास्तों पर काम कर रहा था। उसने चिन्हों की मदद से भी ऊर्जा उपयोग अभी विकसित किया था। ईशान उनके लिए चाय बनाने चला जाता है। वहीं पर वह बूढ़ा आदमी मेज पर सामान देखते हैं। जब वह एक निशान को देखता है और आसपास के वातावरण से उसकी प्रतिक्रिया देखता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाता है। वह उस कागज को उठाता है और बार बार देखता है, लेकिन हर बार वह और भी हैरान होता जाता है। पास में बैठी अनन्या भी यह देखती है, लेकिन उसे कुछ भी खास नजर नहीं आता है। जब वह अपनी नजरों को पहना कर देखती है तो उसे हल्की सी अलग चीज नजर आती है, लेकिन वह फिर भी कुछ ज्यादा अजीब नहीं दिखती है। बहरहाल जल्दी ही ईशान उनके लिए चाय लेकर आ जाता है। वह उन दोनों के लिए चाय बनाता है जो कि उसने खूब ध्यान से चुनी थी। वे दोनों उस चाय की एक चुस्की लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। इस चाय ने उनके मन के दरवाजों को खोल दिया था। भरत ईशान की ओर देखता है और पूछता है, यंग मास्टर सिंह, ये कौन सी चाय है? जब ईशान उस बूढ़े आदमी के मुंह से अपने लिए उस उच्चारण को सुनता है तो वह तुरंत कहता है, अरे चाचा जी, आप मुझे केवल ईशान कह सकते हैं और ये चाय असमी चाय के नाम से जानी जाती है। ये दिमाग पर हो रही थकान को दूर करने का काम करती है। जब भरत यह सुनता है तो वह हाँ में अपना सर हिलाता है। चाय पीते हुए वह ईशान का परीक्षण भी करता है, जिसके परिणाम को जानकर वह खुद ही हैरान हो जाता है। ईशान केवल 25 साल का था, लेकिन वह कल्टीवेशन में मृत्युवीर स्तर पर पहुंचने ही वाला था। ये उसके लिए हैरानी की बात नहीं थी तो क्या थी। वह अपनी भतीजी की ओर देखता है और मन ही मन खुश होता है। उसकी भतीजी को कम से कम वह तो मिला जो कि वह डिजर्व करती है। वह बूढ़ा आदमी अब अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता है और पूछता है, ईशान, ये कागज जो तुम तैयार कर रहे थे वह क्या था? ईशान जब यह सुनता है तो वह कागज की ओर देखता है और एक मुस्कान के साथ कहता है, ये कुछ नहीं चाचा जी, मैं बस ऊर्जा के अलग अलग तरीके के उपयोगों पर खोज कर रहा था। इसी बीच मुझे कुछ तरह के चिन्हों पर खास तरह की ऊर्जा की प्रतिक्रिया नजर आई और अब मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। ये चिन्ह अग्नि ऊर्जा पर काम करता है। अगर आप इसमें अपनी ऊर्जा डालकर इसे एक्टिवेट करते हो तो ये अग्नि ऊर्जा को निर्मित करेगी। ये उतना ताकतवर नहीं है, केवल हल्की सी अग्नि को ही निकालता है। आप जांच कर सकते हैं। वह इतना कहता है और अपने पास से एक पूरा बन चुका मंत्रयुक्त कागज निकाल कर देता है। भरत उस कागज को लेता है और उसमें अपनी ऊर्जा को डालता है। ऐसा करते ही अचानक से अग्नि जल उठती है और वह हवा में स्वतंत्र रूप से जलने लगती है। यह देखकर न सिर्फ वह बूढ़ा आदमी बल्कि पास में बैठी अनन्या भी हैरान हो जाती है। तो क्या प्रतिक्रिया होने वाली थी अनन्या और उसके चाचा की?
और क्या होने वाला था जब भानु इस जगह पर पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर। ईशान से पूछते हैं तो उन कागजों के कामों को जानकर तो वे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अनन्या भी बहुत ही हैरान हो जाती है। भरत अपनी जगह से खड़े होते हुए हैरानी से कहने लगते हैं, जीनियस, तुम तो एक जीनियस हो ईशान, तुमने ये सब कैसे किया? जब ईशान ये सुनता है तो वह थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। वह अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता था और उसे तारीफ कराने की आदत नहीं थी। वह अपनी नाक खुजाता है और कहता है, दरअसल मैं बहुत समय से ऊर्जा के काम करने के तरीकों को पढ़ रहा हूं और ये तरीके मुझे इस निष्कर्ष पर ले आए हैं कि प्राचीन जो भी भाषाएं थीं उनकी लिपि में कोई जादू हुआ करता था। उनके साथ ऊर्जा कुछ खास तरह से प्रतिक्रिया देती थी और फिर तभी से मैंने इस तरह के मंत्रों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। आज मैं हल्का सा ब्रेक थ्रू कर पाया हूं। अगर मेरे शिक्षक यहाँ पर होते तो फिर मैं उनकी दाढ़ी खींचकर कहता कि मैंने सही कहा था। ईशान के पृथ्वी पर मार्शल आर्ट्स के गुरु हुआ करते थे जो कि उस वक्त तक के पृथ्वी के सबसे ताकतवर योद्धा थे, लेकिन ईशान ने उनकी कुर्सी को हासिल किया। पर दोनों ही गुरु और चेले दुनिया की नजर में रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए ईशान जानने के बाद भी दबकर ही रहा, वरना अगर वह उन प्राचीन परिवारों को जब चाहे तब रास्ते से हटा सकता था। यह सोचते हुए ईशान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड राशिका को लगा होगा कि यह कंपनी उसने केवल अपनी व्यापार काबिलियत की मदद से खड़ी की है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वे सभी प्राचीन परिवार उसके जाने के बाद सीधे उसकी कंपनी को खाने पर उतर आएंगे, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? खैर, ये सब अब उसकी चिंता नहीं थी। वह अपना ध्यान वर्तमान मुद्दे पर लाता है। जब भरत ईशान की खोज की बात को सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि ईशान ने यह सब खोज खुद से ही की थी। वह ईशान से अब और भी खुश हो गया था। वह तुरंत ईशान के साथ इस विषय पर और भी चर्चा करने लगता है। जितना वह ईशान से बात कर रहा था उतना ही वह हैरान होता जा रहा था। वह अनन्या की ओर इस तरह से देखता है मानो कि इस लड़के को तुम्हें अपने हाथ से नहीं जाने देना है, कह रहा हो। कुछ देर तक बातचीत के बाद भरत खड़े होते हैं और ईशान को अलविदा कहकर वापस से कामारी समूह की ओर निकल जाते हैं। वे अनन्या और ईशान को बात करने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं। भरत के जाने के बाद अनन्या तुरंत ईशान पर बरस पड़ती है। ईशान को बड़ी देर लगती है उसका गुस्सा शांत करने में। वह अपने पास से एक तरह का कागज निकालता है और फिर कहता है, तुम्हें एक बहुत ही सुंदर चीज दिखाता हूं। वह इतना कहता है और उस कागज को अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा मिलते ही वह कागज हवा में उड़ता है और सीधा आसमान की ओर पहुंच जाता है। आसमान में हजारों मीटर की ऊंचाई पर जाकर वह फटता है और एक बहुत ही सुंदर धमाका होता है। चारों ओर आतिशबाजी बिखर जाती है और दिन में भी यह नजारा सुंदर दिखाई देता है। इस नजारे को देखकर अनन्या का गुस्सा पूरी तरह से चला जाता है। वह ईशान की ओर देखती है और कहती है, तुम तो बहुत ही जीनियस हो, क्या तुम मुझे भी यह मंत्रयुक्त कागज बनाना सिखा सकते हो? जब ईशान यह सुनता है तो वह सोच में डूब जाता है। वह कहता है, वैसे यह संभव तो नहीं है, लेकिन तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। जब अनन्या यह शब्द सुनती है तो वह हैरान हो जाती है और फिर तुरंत पीछे हो जाती है। वह कहती है, कुछ उल्टा सीधा सोचना भी मत। जब ईशान उसे इस तरह से करते हुए देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है? वह कहता है, देखो, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें मुझे पतिदेव कहना होगा, वरना भूल जाओ मैं तो तुम्हें सिखाने से रहा। जब अनन्या यह सुनती है तो वह एक राहत की सांस लेती है। तो ईशान इसकी बात कर रहा था, वह तो कुछ और ही समझी थी। वह कहती है, अच्छा, तो तुम इस कीमत की बात कर रहे थे? जब ईशान यह सुनता है तो वह थोड़ी उलझन से पूछता है, हाँ, मैं तो यही बात कर रहा था। तुम क्या सोच रही थी? तुम कहीं उन कामों के बारे में तो नहीं सोच रही थी? छे, कितनी ठरकी सोच है तुम्हारी। अनन्या यह सुनकर पूरी तरह से लाल हो जाती है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वह कहती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। तुम मुझे उलझाओ मत, और अगर सिखाना हो तो सिखाओ, वरना भाड़ में जाओ। वह इतना कहती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ईशान उसके हाथ को पकड़ता है और उसे रोक लेता है। वह कहता है, रुको, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए थे, शादी वाले दिन इन्हीं को पहनना। अनन्या यह सुनती है और मुड़कर ईशान की तरफ देखती है। वह यह बात भूल गई थी कि इस बार उसे ईशान के हाथ पकड़ने की वजह से कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी। वह उस ड्रेस की ओर देखती है और फिर उसे रखते हुए कहती है, नहीं, मैं इसे पहनने तो बिल्कुल नहीं वाली हूं। वह इतना कहती है और फिर तेजी से भाग जाती है। उसको जाता हुआ देखकर ईशान अपना सर हिलाता है और फिर से काम पर लग जाता है। वह वैसे भी खोज कार्य में लगा हुआ था, साथ ही वह एक संस्था खोलने की भी सोच रहा था जिसका संरचना वह तैयार कर रहा था। इस बार वह सारे वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए इस संस्था को बनाने की तैयारी कर रहा था। इसी सब में 6 दिन बीत जाते हैं और इस दिन भी ईशान अपनी रोजाना प्रक्रिया में लगा हुआ था। वह जैसे ही अपनी अध्ययन आसन पर बैठने वाला होता है, वह कुछ महसूस करता है। उसे शहर में किसी ताकतवर योद्धा के आगमन का एहसास होता है। यह महसूस कर वह तुरंत अपनी जगह से गायब होता है और उस दिशा में बढ़ जाता है। दूसरी ओर पिंडी शहर के ऊपर एक विशालकाय जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह जहाज अपनी छाया से पूरी की पूरी पिंडी सिटी को ढक लेता है। इस जहाज पर कई सारे झंडे लगे हुए थे जो कि यशोवन साम्राज्य के थे। जब नीचे खड़े कुछ जानकार लोग ये देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। आखिर इस पिछड़े हिस्से में यशोवन साम्राज्य कब आता है, और फिर इस तरह के भव्य तरीके से कभी भी नहीं। लेकिन आज पूरा का पूरा जहाज पिंडी शहर के ऊपर खड़ा है। सभी नागरिक इस जहाज को देखते हैं और बहुत से साधक और योद्धा भी इस जहाज को देखते हैं। इस जहाज के ऊपर से 8 से 10 कवच पहने हुए योद्धा नीचे आते हैं और वे जमीन पर एक लाल चादर बिछा देते हैं और सभी लोगों को सड़क से साफ करते हैं। ऐसा करने के बाद ही जहाज से एक रोशनी नीचे की ओर गिरती है। एक युवा सभी की नजरों में आता है जो कि दिखने में सुंदर था और एक शाही पोशाक पहने हुआ था जिस पर एक शाही जानवर शेर का निशान बना हुआ था। यशोवन साम्राज्य में शेर का निशान हर कोई नहीं पहन सकता था, केवल शाही परिवार के सदस्य ही इस निशान को पहन सकते थे। सभी के सभी तुरंत अपना सर नीचे कर लेते हैं। इस सब के बीच जाहिर सी बात है,
कामारी व्यापार दल में बैठे अनन्या के चाचा भरत भी इस आभा को महसूस कर सकते थे। वे अपनी जगह से गायब होते हैं और सीधा कामारी व्यापार दल के दरवाजे पर आकर प्रकट होते हैं। वे बिना किसी भी देरी के आगे आते हैं और इस घिनौने लड़के को प्रणाम करते हैं। नमस्कार राजकुमार, आपका इस जगह पर स्वागत है। आप सच में बहुत ही अच्छे अवसर पर पधारे हैं। जब वह युवा इस व्यक्ति को देखता है तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता है। वह अपने गुस्से को दबाते हुए तुरंत जितना हो सके विनम्र रूप धारण करता है और कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मिस्टर भरत से यहाँ पर मिल जाऊंगा। मैं यहाँ पर उसी सौदे के बारे में बात करने के लिए आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं मिस अनन्या से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में रुद्र परिवार को जो चाहिए वह मिल जाएगा। जब भरत यह सुनता है तो वह मन ही मन इस लड़के को खूब गाली देता है, लेकिन चेहरे पर वह खुशी के भाव बनाते हुए कहता है, राजकुमार, मैं आपकी इस कोशिश को देखते हुए रुद्र परिवार के पुराने सदस्य होने के नाते धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैंने और मेरी भतीजी ने रुद्र परिवार को छोड़ दिया है और अब हम उस परिवार के सदस्य नहीं हैं। यह कामारी दल मेरा अपना दल है और आपका मेरी भतीजी की शादी के अवसर पर स्वागत है। अगले महीने मेरी भतीजी की शादी है और मैं आपको अपनी भतीजी की शादी में आने का न्योता देता हूँ। जब आसपास के लोग ये सब होता हुआ देखते हैं तो वे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगा नहीं था कि यहाँ पर इतने ताकतवर लोग रह रहे होंगे। भास्कर परिवार भी छुपकर यह देख रहा था। जब वे पाते हैं कि यशोवन साम्राज्य के लोग अनन्या से शादी करने के लिए यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वे भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बहरहाल वे तब ज्यादा हैरान होते हैं जब वह भरत नाम का व्यक्ति, जिसे उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था, सामने आता है और राजकुमार के इस विनम्र प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है। वह युवा भी जाहिर रूप से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में भरत की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इस हिमाकत के लिए तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को गायब किया जा सकता है। जब भरत यह सुनता है तो वह भी उस विनम्र अंदाज को दूर कर देता है और अब सीधा आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वह कहता है, हिमाकत, भानु, तुम्हारे मुंह से यह शब्द अच्छा नहीं लगता है। तुम एक ऐसे कायर हो जो कि कमजोरों को परेशान करता है और ताकतवरों से तुम्हारी फटती है। मुझे अभी भी याद है कि तुमने भार्गव संत अकेडमी की एक छात्रा के साथ बदतमीज की थी। उस वक्त तुम्हारा यह बर्ताव कहाँ गया था? उस वक्त तो तुम अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से गिड़गिड़ाने लगे थे और उस वक्त तुम्हारे उस महाराज बाप की ताकत कहाँ गई थी? तुम भूल गए हो तो तुम्हारी ये जिंदगी मेरे पिताजी की वजह से है और तुम मुझसे हिमाकत की बात कर रहे हो। तुम नहीं, तुम क्या, तुम्हारा पूरा परिवार मुझे स्वरों का खानदान लगता है। भले ही इसके बाद तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं अपने जीते जी तुम्हें अपनी भतीजी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करने दूंगा। दरअसल भरत जब यहाँ पर आया था तो उसने इस मामले को संभालने के सभी नतीजे सोच रखे थे, लेकिन कोई भी नतीजा सही नहीं थी। इस वजह से उसने पहले ही अपने साथ सारे इंतजाम कर लिए थे। अगर आज उसे यहाँ पर कुछ हो भी जाता है तो उसने ईशान से पहले ही बात कर ली थी। वह अनन्या को लेकर यहाँ से भाग जाएगा और दूसरी जगह पर जाकर रहेगा। इस वजह से वह इतना निडर होकर बात कर रहा था। यह उसकी बदतमीजी नहीं थी, बल्कि उसके मन में भरा हुआ गुस्सा था जो कि पूरे साम्राज्य के प्रति था। उसके दादाजी ने इस साम्राज्य के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन ये आसान फरामोश लोग, जब भी वह इन लोगों को देखता था उसके मन में ज्वालामुखी फूटने लगते थे। आज उसे अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल गया था। जहाज पर बैठा वह बूढ़ा आदमी भी यह बात अच्छी तरह से समझ सकता था। आखिर उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। इस साम्राज्य ने यह बात भी रुद्र परिवार से छुपा कर रखी है कि भार्गव संत अकेडमी पर रुद्र परिवार का एक एहसान उधार है और उनका कोई भी सदस्य उनकी एक बार मदद ले सकता है, क्योंकि ये चीज उनकी विशाल योजना के रास्ते में रुकावट बन सकती है। वह बस रोजाना यही दुआ करता कि उसे मौत जल्दी आ जाए। और रही बात पीछे हटने की, तो वह अपने वचन की वजह से पीछे नहीं हट सकता था। यह वचन उसने अपनी कमांडर पद की शपथ धारण करने से पहले पुराने महाराज के सामने ली थी, जो कि अभी साधना के लिए बंद गुफा में है। वह बूढ़ा आदमी एक छलांग के साथ जमीन पर आता है और भानु के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जब भरत उस व्यक्ति को देखता है तो वह हल्का सा शांत हो जाता है और उसे प्रणाम करता है। प्रणाम अंकल। वह इस आदमी को जानता था और इसके चरित्र से भी परिचित था। उसे अच्छी तरह से पता था कि वह अपने कर्मों से बंधा हुआ है, लेकिन आज चाहे उसे किसी का भी सामना करना पड़े, लेकिन वह पीछे नहीं हटने वाला था। भानुवन तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है और भरत को काबू में करने के लिए बोल देता है, लेकिन भरत आज पूरी तरह से तैयार था। वह पलक झपकते ही उन सभी को हरा देता है और ये मामूली योद्धा तो उसके आगे कुछ भी नहीं थे, लेकिन इस जगह पर लड़ना यहाँ के लोगों के प्रभावित कर सकता था। जब सभी योद्धा हार जाते हैं तो मजबूरन उस बूढ़े आदमी को आगे आना पड़ता है और वह भरत के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर भानुवन गुस्से में अपने दांत भींचते हुए भरत को देख रहा था। अगर नजरें किसी को मार सकती तो अभी तक भरत न जाने कितनी बार मर चुका होता। बहरहाल जब भरत और वह बूढ़ा आदमी आमने सामने थे तभी भानुवन की नजर कामारी व्यापार दल के आगे खड़ी अनन्या पर जाती है। ये देखकर वह तुरंत ही खुश हो जाता है। वह तुरंत आगे बढ़ता है और अनन्या को काबू करने की कोशिश करता है। अनन्या भी यह देखकर घबरा जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ अनन्या को छूने वाला होता है, एक हाथ बीच में आता है और उसे हवा में घुमाते हुए फेंक देता है। वह हवा में फेंकता हुआ जाता है और अपने ही जहाज से टकरा जाता है। जब वह बूढ़ा आदमी यह देखता है तो वह तुरंत भरत पर से अपना ध्यान हटाता है और भानुवन के पास आता है। तो क्या होने वाला था आगे? क्या ईशान के ऊपर कोई और भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी? और क्या रुद्र परिवार इस मुसीबत से बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर। भानु जब अनन्या को अकेला खड़ा पाता है तो उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आता है और वह सीधा अनन्या को कब्जे में लेने की योजना बना लेता है। वह सीधा अपने कदमों को उस ओर बढ़ाता है और अनन्या पर हमला कर उसे काबू में करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसका अनन्या से केवल 5 उंगलियों की दूरी पर था तभी उसकी नजरों के आगे कोई चीज तो बड़ी होती जाती है
और फिर उसकी एक आंख के आगे अचानक से अंधेरा छा जाता है। उसे अपने चेहरे पर एक जोरदार बल महसूस होता है और फिर वह उड़ता हुआ जाता है और 2 से 3 दुकानों से टकराता हुआ सीधा पिंडी शहर के बाहर जाकर गिरता है। यह इतनी ताकत थी कि अगर एक महल पर यह हमला होता तो वह महल भी ढह जाता। इस हमले के लगते ही राजकुमार भानु के शरीर पर एक सुनहरी चमक पैदा होती है और तुरंत एक कवच क्रिया में आ जाता है। वह ईशान के हमले की ऊर्जा को तुरंत अवशोषित कर लेता है और सारे बल को परावर्तित कर देता है। ईशान यह महसूस कैसे नहीं करता, लेकिन वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। वह अनन्या की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अनन्या ईशान को देखकर एक चैन की सांस लेती है और फिर हाँ में अपना सिर हिलाती है। इस बार वह सच में बहुत ही घबरा गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से अचानक उस पर हमला कर देगा। आसमान में वह बूढ़ा आदमी भी भरत को छोड़कर उस दिशा में मुड़ जाता है। वह तुरंत अपने राजकुमार के पास पहुंचता है और उसकी खोज खबर लेता है। ईशान के हमले की वजह से राजकुमार के शरीर पर पहना हुआ कवच भी कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी भी हैरान हो जाता है। उसने किसी भी तरह की ऊर्जा की फ्लक्चुएशन महसूस नहीं की थी। इस वजह से वह इतना तो साफ कह सकता था कि उस लड़के ने केवल अपनी भौतिक ताकत का ही इस्तेमाल किया है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है। वह उस दिशा में देखता है और पाता है कि अनन्या के पास एक सुंदर नौजवान आकर खड़ा हो गया है। उसने साधारण वस्त्र पहने हुए हैं और वह पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रहा है। यहाँ तक वह भी उसके स्तर को नहीं देख पा रहा था। यह जानकर वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वह भानु से कहता है, राजकुमार, मुझे इस लड़के में कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे हिसाब में हमें यहाँ से निकलकर सबसे पहले महाराज को इस बारे में खबर देनी चाहिए और फिर उनका जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। जब भानु यह सुनता है तो वह चकराते हुए खड़ा होता है। उसने उस बूढ़े आदमी की सारी बातों को सुना था, लेकिन ऐसा करने के लिए वह तैयार तो बिल्कुल भी नहीं था। वह तुरंत अपने पास से एक तबका निकालता है और उसे तोड़ देता है। ऐसा करने के तुरंत बाद एक रोशनी निकलती है जो कि आसमान की ओर जाती है और फट जाती है। ये उसके पिता के द्वारा दिया गया टोकन था और उसे इसी टोकन के दम पर किसी को भी परेशान करने की हिम्मत मिलती थी। दरअसल जब किंग स्तर पर पहुंच जाते हैं तब एक योद्धा अपने शरीर की ऊर्जा को भौतिक रूप दे सकता है और यह टोकन वही रूप था। जैसे ही यह टूटता यह उस ऊर्जा में बदलता है और तुरंत आसमान में पहुंच जाता है। आसमान में जाने के बाद एक रोशनी चमकती है और तुरंत आसमान उस रोशनी से घिर जाता है। जब ईशान यह देखता है तो वह कुछ भी नहीं कहता है। वह इस तरह की चीजों से पहले भी निपट चुका था। यह खतरे के सिग्नल की तरह था। इस वक्त भरत रुद्र तुरंत उनके पास आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों जल्दी से यहां से निकलो। मैं उन लोगों को हो सके उतनी देर तक संभालता हूं, तब तक तुम यहां से दूर भाग जाओ। जब ईशान यह सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमें भागना क्यों है? हमने जब कुछ गलत ही नहीं किया है, उल्टा उन्हें अपने की पर शर्मिंदा होना चाहिए। ईशान की बात खत्म भी नहीं होती कि एक और घमंडी आवाज आती है, तुम लोग अब भाग भी नहीं सकते हो। मेरे सारे लोग इस जगह पर आ रहे हैं और वो तुम्हें बताएंगे कि अपनी औकात की बाहर के लोगों से पंगा लेने पर क्या होता है। ईशान यह सुनकर उस लड़के की ओर देखता है। उसके शरीर से अनजाने में ही एक आभा निकलती है। वह लड़का भी यह महसूस कर हिल जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है। वह बूढ़ा आदमी तुरंत उसके पास प्रकट होता है और उसे सहारा देता है। वह भी ईशान के शरीर से निकली हुई आभा को महसूस कर सकता था। वह खुद इस आभा को महसूस कर हैरान हो जाता है। यह आभा एक शाही आभा थी। इस आभा को केवल वही लोग धारण कर सकते थे जिन्होंने कभी राज किया हो या फिर किसी जगह के मसीहा बने हों। ईशान पृथ्वी पर एक मसीहा बन के रह चुका था। उसने ना जाने कितने जिलों और कस्बों पर राज किया था और पूरा देश ही लगभग उसकी गिरफ्त में था। दुनिया की नजरों में देश को सरकार चलाती थी, लेकिन उसे पता था कि उस वक्त दुनिया के लगभग 21 देशों को वह चला रहा था। वह उन प्राचीन परिवारों के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, वरना वह बाकी के देशों को भी काबू कर सकता था। इस वजह से उसके शरीर में इस आभा का विकास हुआ था। उसे वैसे तो अपनी मैजेस्टी दिखाने का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन जब लोग उसके सामने ज्यादा मैजेस्टिक बनते तो उसे ऐसा करना पड़ता। ईशान की आभा को महसूस कर अनन्या और भरत भी हैरान हो जाते हैं। जब भी वे ईशान के साथ थे उन्होंने ईशान का शांत रूप ही देखा था। इस तरह का रूप वे भी पहली बार ही देख रहे थे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ईशान किसी साधारण बैकग्राउंड से तो बिल्कुल भी नहीं है। ईशान उस राजकुमार की ओर देखता है और कहता है, मैंने 21 साल की उम्र में 21 देशों पर राज किया है और दुनिया की सारी ताकतों को अकेले ही पैरों के नीचे कुचला है। अगर तुम भी इसी जिद पर अड़े रहे तो मुझे एक और ताकत को अपनी उस सूची में शामिल करना होगा। तुम्हारा एक गलत फैसला और फिर तुम और तुम्हारे तथाकथित महाराज का यह साम्राज्य बचेगा या नहीं क्या पता। इतना कहते ही उसके चारों ओर की शाही आभा अपने चरम पर पहुंच जाती है और अनजाने में ही सभी के सभी अपने सर को झुका लेते हैं और वह राजकुमार तो लगभग कांपने लगता है। अभी तक ईशान ने अपनी ऊर्जा को उस आभा के साथ मिलाया भी नहीं था। वह बूढ़ा आदमी ईशान को देखता है और फिर अपने राजकुमार को देखता है। वह अपना माथा हिलाता है और सामने आते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं अपने राजकुमार की ओर से माफी मांगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यंग मास्टर नाराज नहीं होंगे। मेरे राजकुमार का थोड़ा बड़बोला स्वभाव है। क्या मैं यंग मास्टर की पहचान जान सकता हूं? ईशान यह सुनता है तो वह बिना किसी भी झिझक के अपना नाम बता देता है। मेरा नाम ईशान सिंह और मैं इस जगह पर कुछ दिन पहले ही आया हूं, लेकिन तुम लोगों के लिए मेरे बारे में जानने से ज्यादा जरूरी है कि अनन्या मेरी होने वाली बीवी है और उसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा सोचा भी तो फिर उसकी पुश्तें सोचने लायक नहीं बचेंगी। ईशान इतना कहता है और उसके पीछे अचानक से एक साया प्रकट होता है जिसके सर पर एक कवच था। यह आसमान में अचानक से अपनी सारी ऊर्जा को रिलीज करता है और अचानक से आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है, जिसके बीच से एक चमकीली सुनहरी रोशनी ईशान पर गिर रही थी। जब वह बूढ़ा आदमी यह देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है।
ईशान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि आखिरकार उसकी सारी ताकत अब जाकर स्थायी हुई है। वह अपने वर्तमान स्तर को महसूस करता है और पाता है कि वह किंग स्तर के ऊपरी चरण पर है और इस जगह पर तो लगभग ईशान है। वह बूढ़ा आदमी भी ईशान के शरीर से किंग स्तर की आभा को महसूस कर सकता था। जब वह यह महसूस करता है तो वह तुरंत 2 कदम पीछे लेता है। वह बूढ़ा आदमी भी किंग स्तर के पहले सितारे पर था, लेकिन ईशान की आभा से वह बता सकता था कि वह उससे तो कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसी आभा वह केवल अपने महाराज से महसूस करता था, जैसी उसने कुछ देर पहले ईशान के शरीर से महसूस की थी। ईशान उन सभी की ओर देखता है और फिर अनन्या के साथ कामारी मीनार में चला जाता है। बाहर केवल भानुवन और वह बूढ़ा आदमी रह जाता है। वह बूढ़ा आदमी जल्दी से भानुवन को पकड़ता है और सीधा जहाज में सवार होकर उसकी दिशा को बदल देता है। वह साथ ही वहां की ओर बढ़ रहे सभी के सभी दूतों को भी वापस जाने का संदेश भेज देता है, जो कि एक तरह की तकनीक थी। यह संदेश भेजने वाली तकनीक उनके साम्राज्य में ही विकसित हुई थी और यह विकसित करने वाला भी रुद्र परिवार ही था। लेकिन वह बूढ़ा आदमी फिर से सोचता है और फिर जल्दी से एक दिशा में उड़ जाता है। वहीं पर कामारी व्यापार दल के महल में ईशान और अनन्या एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। अनन्या ने आते ही उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि उसने उसकी वजह से परेशानी मोल क्यों ली। उसे चुपचाप उस जगह से निकल जाना चाहिए था, यह उसके लिए सबसे बेहतर रहता। और फलाना ढिमकाना। ईशान आखिर में उसे शांत करता है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 सितारा एम्परर से नीचे का कोई भी योद्धा मुझे नहीं हरा सकता है, और अगर तुम्हारे इस साम्राज्य में 2 सितारा एम्परर स्तर से ऊपर का योद्धा हो फिर मुझे डरने की जरूरत है। जब वह बूढ़ा आदमी ईशान की बात को सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है। 2 सितारा एम्परर ही एक ऐसा स्तर है जो अगर किसी परिवार के पास हो तो वह शाही परिवार के साथ खड़ा रहने की काबिलियत रखता है, और यहाँ पर ईशान किसी 2 सितारा एम्परर को अपने किंग स्तर की ताकत के साथ हराने की बात कर रहा है। आखिर ये लड़का है कौन? बहरहाल जो भी है, उसकी भतीजी को एक अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। ईशान और अनन्या को अकेला छोड़कर वह वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद ईशान अनन्या की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें बचाते समय मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर दिख रहा था? जब अनन्या अचानक से इस तरह का सवाल सुनती है तो वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और अपनी मुंह में गई चाय को उगेल देती है। ईशान उसे इस तरह से करते हुए देखता है तो अपना मुंह फुलाता है और कहता है, अगर मैं सुंदर नहीं दिख रहा था तो तुम बस मुझे ही क्यों देख रही थी? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ईशान की इतनी बात को सुनकर अनन्या का चेहरा लाल हो जाता है और वह तुरंत अपना सर नीचे कर लेती है। वह उठकर जाने वाली होती है, लेकिन ईशान फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मैं सुंदर दिख रहा था? अनन्या के पास अब भागने का भी रास्ता नहीं था। वह हिम्मत कर अपना सर उठाती है और कहती है, हाँ, तुम बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। इतना कहने में ही उसके गाल लाल हो जाते हैं और वह वहां से भागते हुए निकल जाती है। जाते हुए वह ईशान को बुरा भी कहती है, लेकिन ईशान बस हंसकर उसकी बात को टाल देता है। ईशान को आज इस दुनिया में आए हुए 1 हफ्ता हो गया था और उसने इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान लिया था। वह आज रात यहीं पर रुकने की तय करता है और एक दासी से कहकर अपने लिए कमरे का इंतजाम करने को कह देता है। दूसरी ओर किसी अन्य छोर पर कईयों की नींद इस वक्त उड़ चुकी थी। पहले तो रुद्र परिवार के लोग थे। उन्हें भी अपने राजदूत की मदद से खबर मिल गई थी कि उनकी उस राजकुमारी ने एक पति को चुन भी लिया है और वह शादी करने वाली है। जब उनको इस बारे में पता लगता है तो वे बहुत ही नाराज हो जाते हैं, लेकिन वे इस मामले में क्या ही कर सकते थे। उन सभी को एक राज पता था जो कि किसी अन्य को नहीं पता था। सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में था। जब वह कुछ कहने ही वाला होता है तभी एक दूत बाहर से आता है और कहता है, हुजूर, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। यह सुनकर वह व्यक्ति जो भी कहने वाला था उसे रोक देता है और इस व्यक्ति की ओर देखता है। वह पूछता है, ऐसी क्या खबर आई है जो कि तुम नियमों को तोड़कर इस जगह पर घुसे चले आ रहे हो? जब वह व्यक्ति सामने वाले मैजेस्टिक आवाज को सुनता है तो वह कांप जाता है। वह जल्दी अपने घुटनों पर आता है और कहता है, हुजूर, दक्षिणी भूमि से खबर आई है कि वहां पर राजकुमार भानु को किसी के द्वारा पीटा गया है, और जिसके द्वारा पीटा गया है वह बहुत ही गहरे बैकग्राउंड का व्यक्ति है। साथ ही वह व्यक्ति वही है जो कि छोटी मैडम के द्वारा अपने पति के रूप में चुना गया है। जब वह सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति यह सुनता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाता है और तुरंत अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है। यह खबर सच में उसका सिंहासन हिला देने वाली थी। वह तुरंत पूछता है, क्या तुम सच कह रहे हो? उस लड़के का स्तर क्या है और वह किस ताकत से है? यह सुनकर वह दूत तुरंत अपना सर झुकाता है और कहता है, हुजूर, ये तो नहीं पता है, लेकिन वह लड़का केवल 24 से 25 साल का है और वह किंग स्तर पर है। जब सभी ये बात सुनते हैं तो वे इतने हैरान हो जाते हैं कि उनकी सांसें भी रुक जाती हैं। एक 25 साल का किंग स्तर का योद्धा आज तक पूरे के पूरे यशोवन साम्राज्य में किसी ने भी इस बारे में सुना तक नहीं है। इसी वक्त महल में भी एक तूफान घूम रहा था। तो क्या होने वाला था आगे? क्या होगी रुद्र परिवार की प्रतिक्रिया? क्या राज छुपा था रुद्र परिवार के पास? जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर। पिंडी शहर के आसमान में सूरज की लालिमा ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया था। इस वक्त शहर के मेहनती लोग जागकर अपने काम में लग गए थे और सुबह के 6 बजे तक ही पूरा शहर हलचल भरा हो गया था। ईशान भी सुबह पूरी नींद लेता है और 6 बजे जागता है। जागने के बाद वह सबसे पहले एक स्नान लेता है और 1 घंटे साधना करता है। उसकी साधना किसी तरह के योद्धा स्तर को बढ़ाने वाली नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने वाली थी। इस वजह से उसका दिमाग हमेशा तेज रहता और वह बहुत ही तरोताजा महसूस करता। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उसे पता चला कि वह दोनों काम एक साथ ही कर सकता है। उसकी साधना तकनीक भी एक खास तकनीक है जो कि अपने आप ही संचालित हो जाती है। बहरहाल ईशान यह सब करने के बाद अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर कामारी व्यापार दल से निकल जाता है। अनन्या भी सुबह उठते ही अपने काम पर लग गई थी और व्यापार दल के छोटे बड़े मामलों के छानने लगी थी। ईशान उसे बाय बोलकर चला जाता है।
अनन्या को कुछ भी समझ नहीं आता है। ईशान वहीं पर गलियों को पार करता हुआ किसी चीज की तलाश कर रहा था। वह घूमता हुआ जल्दी ही 1-2 मंजिल घर के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाहर लिखा हुआ था, यह घर बिकाऊ है। जब ईशान उस बोर्ड को देखता है तो वह तुरंत उस घर में प्रवेश करता है। दरअसल यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक दुकान थी, लेकिन इसका मालिक अब शाही राजधानी में स्थानांतरित हो रहा है और इस वजह से वह इस जगह पर अपनी जगह को बेच रहा है। ईशान को अंदर आता हुआ देखकर एक दुबला पतला व्यक्ति तुरंत आगे आता है और कहता है, आइए महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि आपका यहां पर आने का क्या उद्देश्य है? ईशान उसकी बात का जवाब बाहर के बोर्ड की तरफ इशारा कर देता है। जब वह दुकानदार पाता है कि यह व्यक्ति यहां पर इस घर को खरीदने के लिए आया है तो वह भी खुश हो जाता है। वह तुरंत कहता है, ठीक है महोदय, आप इस घर को खरीदना चाहते हैं, मैं आपको इस घर के बारे में बताता हूं। ये मीनार 20 साल पहले बनाई गई थी और इस मीनार को व्यापार के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें ऊपर और नीचे 2 गोदाम हैं जो कि बहुत सारा सामान इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वायु संतुलन व्यवस्था भी है जो कि हवा के बहाव को आरामदायक रखती है। ये एक बड़ा कक्ष है जो कि मुख्य दुकान की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और भीतर 3 कमरे हैं जो कि कर्मचारियों के लिए हैं। ईशान सारी पहचान को सुनता है और अंत में उसे यह मीनार काफी हद तक पसंद आती है। वह कहता है, ठीक है, मुझे ये मीनार पसंद आई, चलिए अब कीमत पर विचार कर लेते हैं। जब वह व्यक्ति यह सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अपने हाथ घिसते हुए कहता है, जरूर महोदय, इस घर के मालिक ने इसे 50 स्वर्ण सिक्कों में किराए पर देने की बात की थी और अगर आप इस जगह को पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1200 स्वर्ण सिक्के देने होंगे। वह यह कहते हुए ईशान के भावों को अच्छी तरह से देखता है कि उसके भावों में किसी तरह के परिवर्तन तो नहीं आ रहे हैं। ईशान भी यह देख पा रहा था, इस वजह से वह जानबूझकर अपने भावों को थोड़ी सी हैरानी और असमंजस वाले बना लेता है। जब वह व्यक्ति यह देखता है तो वह तुरंत कहता है, देखिए, मैं भी जानता हूं कि यह कीमत आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन इस जगह की भी कीमत है। यह जगह मुख्य बाजार में है और यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और साथ में ही इस जगह का आकार भी काफी बड़ा है और यह शहर भी उतना ही महंगा, क्योंकि यह शहर पोर्ट सिटी के बहुत ही पास है, तो आप इस कीमत की वजह तो समझ ही सकते हैं। ईशान यह सुनकर मुस्कुराता है, अच्छा बच्चों, मुझसे चालाकी। वह अपने चेहरे पर थोड़े से बुरे भाव लाता है और कहता है, देखिए, चाहे आप किसी भी नजरिए से देखें, लेकिन यह कीमत जो आप बता रहे हैं वह ज्यादा ही है। जब वह व्यक्ति यह सुनता है तो वह भी पीछे नहीं हटता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जो कीमत बताई है वह काफी सही है और मैं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी बेईमानी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको यह मीनार खरीदनी है तो आपको यह कीमत चुकानी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत संपत्ति निर्धारण मंडल में जाकर नामांकन किया जा सकता है। जब ईशान यह सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन इस जगह के मालिक ने तो मुझे यह जगह केवल 1000 स्वर्ण मोहरों की बताकर मुझे यहाँ पर भेजा है और तुम इसकी कीमत 1200 स्वर्ण मोहरें बता रहे हो। अब मुझे वापस जाकर उन्हीं से ही बात करनी होगी। इतना कहने के बाद वह रुकता नहीं है और सीधा मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति उसे रोकता है और कहता है, अरे अरे भाई, रुको जरा, मैं तो बस मालिक को थोड़ा फायदा कराने के बारे में सोच रहा था और अब जब तुम्हें मालिक ने भेजा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम इसे केवल 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकते हो। वह व्यक्ति इतना कहने के बाद सीधा ईशान को खींचकर एक तरफ ले जाता है और वहां पर से सारे कागजात निकालता है जो कि ईशान के हवाले कर दिए जाते हैं। ईशान उन कागजात को देखता है और उनकी भाषा को पढ़ता है। वह प्राकृत भाषा थी। ईशान को उस भाषा को पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसे उस कागज से इस जगह के तंत्र के बारे में पता चल जाता है। यहाँ का तंत्र उसकी दुनिया से काफी अलग है। यहाँ पर 2 तरह के शहर होते हैं, पहले वो जो कि किसी साम्राज्य के अधीन आते हैं और उन्हें भी 2 तरह के होते हैं, पहले वो जो कि सीधे साम्राज्य काबू करता है और दूसरे वो जो कि कोई ताकत अपने अधीन बसाती है। यह शहर साम्राज्य के अधीन तो आता है, लेकिन इसका सिटी लॉर्ड भास्कर परिवार है। ईशान उस कागज को लेता है और 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर सामने वाले को दे देता है और फिर वह 50 स्वर्ण मुद्राएं और निकालता है और कहता है, वैसे भाई, तुम भी यहाँ पर व्यापारी होगे, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे कर व्यवस्था के बारे में बता सकते हो? जब वह व्यक्ति ये सुनता है तो वह तुरंत उन 50 स्वर्ण मुद्राओं को लपक लेता है और कहता है, जरूर, क्यों नहीं भाई, ये जगह भले ही साम्राज्य के अधीन है, लेकिन यह भास्कर परिवार के काबू में आती है और खासकर ये इलाका, वे साधारण कर से भी ज्यादा कर वसूलते हैं और इसे लेना नहीं वसूलना ही कहते हैं। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम उनसे पंगा नहीं लेना, वरना तुम्हारे लिए भी परेशानी हो सकती है। जब ईशान ये सुनता है तो वह भी हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि वह इतिहास में जो बातें पढ़ता था वह यहाँ पर सच में है। बहरहाल वह किसी के बाप को कर नहीं देने वाला था, क्योंकि उसके अनुसार कर उसे दिया जाता है जो कि नागरिकों के लिए कुछ करता है। लेकिन वह जब से यहाँ पर आया था बता सकता था कि यहाँ के लोगों अपनी सारी सुविधाएं अपने ही हाथों से बनाई हैं, ना कि साम्राज्य ने उनके लिए यह इंतजाम किया है। इस वजह से वह कर तो किसी के भी बाप को नहीं देने वाला था। वह इस घर की कीमत चुकाता है और फिर उन दोनों को अलविदा कहता है। अब वह पीछे की ओर देखता है और कहता है, चलो तो फिर काम शुरू कर ही दिया जाए। इतना कहने के साथ ही वह काम पर लग जाता है और घर को बनाने का काम शुरू कर देता है। वह सबसे पहले फालतू की जगहों को तोड़ता है और फिर उस जगह पर अपने अनुसार संरचना तैयार करता है। वह पर्दों को लगाता है जो कि उसने ही बनाए थे। उसने एक आकाशीय अंगूठी अनन्या से उधार ले ली थी। दीवालों और पर्दों को लगाने के बाद वह पूरा का पूरा मीनार ही बदल जाता है। वह अब किसी शाही दुकान जैसी लग रही थी। इसके बाद ईशान 2 खिड़कियों की जगह बनाता है और उन पर कांच लगाता है जो कि उसने पिछले दिन ही बना लिए थे। कांच यहाँ पर कुछ ही जगहों पर निर्मित होता है, वरना सभी एक तरह के पत्थर का उपयोग करते हैं। वह पत्थर बहुत ही महंगा होता है और केवल शाही लोग ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईशान ने वह पत्थर कामारी व्यापार दल में देखा था। ईशान पूरी की पूरी मीनार को एक मॉल जैसा रूप देने वाला था। वह बाहर से और भीतर से उसे पूरी तरह से बदल देता है। उसने उसे प्राचीन और आधुनिकता के मिश्रण से ऐसा बनाया था
कि देखते ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होने से नहीं रुक पाते। इसके बाद वह भीतर पहुंचता है और सामान तैयार करता है। उसने 3 तरह के हिस्से बनाए थे। पहले हिस्से में दिनचर्या के सामान थे जो कि उसने कुछ ही समय में बना लिए थे। इनमें घरेलू सामान जैसे कि कांच के गिलास, लाइटर, कुंदे और बाकी के सामान थे। दूसरे हिस्से में जादुई सामान जैसे कि उसके द्वार बनाए जा रहे वे मंत्र वाले कागज थे। साथ ही उसने इन दिनों में एक बंदूक का मॉडल भी तैयार किया था जो कि 2 तरह के थे। पहले वाले मॉडल में गोली पहले ही डालनी पड़ती थी, यह शक्ति स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए था। वहीं पर दूसरे मॉडल में गोली ऊर्जा की बनती थी और वह शक्ति स्तर के योद्धा के लिए था। इसके लिए तो ईशान को अपनी ज्ञान की सारी परतों को खोलना पड़ता है और संस्कृत के न जाने कितने मंत्रों को उकेरना पड़ता है। अंत में वह सफल हो जाता है। इसके साथ ही वह कुछ हथियार भी बनाता है जो कि ऊर्जा की मदद से ही थे। उनके बाद अंत में जो जगह आती है वह अभी तक खाली थी। उस जगह पर ईशान उन खाने या पीने के सामान को रखने वाला था जो कि इस जगह पर नहीं थे और उसके लिए अभी समय लगने वाला था। ईशान ने अभी तक उस क्षेत्र में प्रयोग नहीं किए हैं। बहरहाल वह सबसे पहले कांच के कैबिनेट बनाता है और फिर उनमें सामान को सजाता है। अभी तक उसने काफी सामान इकट्ठा कर लिया था। वह जब बाहर काउंटर पर बैठता है तो उसे किसी न किसी चीज की कमी नजर आ रही थी। वह काफी देर तक सोचता है और फिर उसे याद आता है कि यहाँ पर कंप्यूटर की कमी है। लेकिन तभी वह सोचता है कि कंप्यूटर को बना पाना यहाँ पर थोड़ा लंबा काम हो सकता है। ईशान को टॉवर की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर आने से पहले ही उसने क्वांटम संवर्धन तंत्र को विकसित कर लिया था और वह क्वांटम कम्युनिकेशन को भी विकसित कर चुका था। यहाँ पर भी उसे समय नहीं लगता, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती। इसीलिए वह अभी के लिए इस सारे मामले पर से अपना ध्यान हटाता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है और अपने माथे पर से उस पसीने को पोंछता है जो कि कभी वहां पर था ही नहीं। वह अभी के लिए दरवाजे को बंद ही रखता है क्योंकि अभी तक काम ही चल रहा था। काफी देर तक सोच विचार करते हुए वह सब कुछ तैयार कर देता है। अब बस दुकान को खोलना बाकी बचा था। अभी तक दोपहर का समय हो चुका था और बाहर बाजार में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। ये भीड़ शाम में होती है उतनी तो नहीं थी, लेकिन जो भी उसकी दुकान के आगे से गुजर रहा था वह 2 या 3 बार इस ओर जरूर देखता जा रहा था। कुछ तो इस तरफ देखते हुए किसी न किसी चीज से टकरा जाते। करीब शाम के 4 बजे तक ईशान सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर लेता है और फिर जाकर वह दरवाजा खोलता है। रात को उसने जो भी रोशनी की व्यवस्था की थी वह भी काम करने लग जाती है। उसने एक साधारण पानी से चलने वाली बिजली की चक्की का निर्माण किया था और पानी कहां से आएगा तो उसने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया था। उसने इस जगह को चुना क्योंकि यह बाजार में था, लेकिन इसका केवल यही कारण नहीं था बल्कि दूसरा कारण इसके पीछे कुएं का होना था जो कि इसी संपत्ति के अंतर्गत आता है। इस वजह से ईशान ने संपत्ति को बिना किसी भी संकोच के ले लिया। अब तक दुकान पूरी तरह से शुरू हो गई थी। इस दुकान में जैसे ही रोशनी चमकती है उस दुकान के बाहर लगा हुआ बोर्ड भी चमक जाता है। ईशान ने इस दुकान का नाम त्रिलोक दल रखा था। जैसे ही वह बिजली को चालू करता है वह बोर्ड भी चमकने लगता है और उसने वह इतना सरल तो बनाया नहीं होगा। वह लाल, नीले और सफेद रंग से चमक रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस दुकान के भीतर बत्ती चालू होते ही आसपास के सभी दर्शकों का ध्यान इस ओर आ जाता है। जब सभी राह में चल रहे व्यक्ति यहाँ तक कि दुकानदार भी इस तरफ देखते हैं तो वे तुरंत इस ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनमें से सभी आपस में चर्चा करने लगते हैं। वह व्यक्ति जिसने ईशान को यह घर बेचा था वह भी हैरान हो जाता है। दूसरी ओर इस वक्त इस शहर से बाहर उस खंडहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक लाल फूलों के मैदान में इस वक्त बहुत से लोग इकट्ठे थे। वे सभी के सभी लाल रंग की पोशाक पहने हुए थे। उन सभी के आगे एक महिला थी जो कि उन सभी की मुखिया नजर आ रही थी। वह सभी को पीछे हटने के लिए कहती है और फिर कहती है, अब हम जिस चीज को देखने वाले हैं वह बहुत ही खास होने वाली है। वह लड़की इतना कहती है और अपने हाथों की मुद्राओं को बदलते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है। ऐसा करते ही उसके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही तेज हो जाता है और अचानक से उसके सामने एक तेज हवा चलती है और सारे के सारे फूल गायब हो जाते हैं। उन फूलों के हटने पर वहां एक संरचना प्रकट होती है। वह फिर अपने पास से वह चक्र निकालती है जो कि ईशान ने उसे दिया था और फिर उसे उस संरचना में मौजूद जगह पर लगा देती है। जैसे ही वह यह करती है अचानक से एक लाल रंग की ऊर्जा निकलती है और वह सीधा उन सभी को दूर फेंक देती है। उस लड़की के पीछे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी के सभी एक ही बार में राख में बदल जाते हैं। वह लड़की इसलिए बच जाती है क्योंकि उसके हाथ में अभी भी वह चक्र था और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी थी। तो क्या थी यह जगह और क्या परिवर्तन आने वाला था दक्षिण पिछड़ी भूमि में, जानने के लिए सुनते रहिए द वर्ल्ड वॉरियर। ऑल पावरफुल डैडी का एपिसोड आ गया है। पिंडी शहर और आसपास के सभी शहरों में